पत्रकार डायरी, ये हमारे विशेष शो में आपका स्वागत है। पत्रकार डायरी ये ऐसा एक शो है जिसमें हम टेलीविज़न से, मुद्रित माध्यम से तथा ऑनलाइन मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों को यहाँ लाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हीं की ज़बानी हम सुनेंगे किसी कहानियाँ और उनके करियर में जो उनके अनुभव रहे उसके बारे में चर्चा। आज की श्रृंखला की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र तनपुरे जी से। शैलेंद्र तनपुरे जी महाराष्ट्र टाइम्स नासिक से निवासी संपादक है। करीबन 4 दशक से वो पत्रकारिता में काम कर रहे हैं। तनपुरे जी, आपका स्वागत है हमारे विशेष शो में। तनपुरे जी, मेरा पहला सवाल आपको है कि आपकी पत्रकारिता में शुरुआत कैसी रही और आप आए कैसे ये जर्नलिज्म में? पहले तो आपका मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने ये डायरी का पहले पन्ने पे मुझे स्थान दिया है। मेरी शुरुआत वैसे स्टूडेंट्स के युग में हुई। मैं 12वीं कक्षा पास हो गया और थोड़ी फैमिली की नीड्स भी थी कुछ कि मैं कुछ करूं। तो मैं यहाँ का एक लोकल अखबार है उसमें मैंने एक हमारे रिलेटिव थे, सीनियर एडिटर थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ी जरूरत है नौकरी की। तो उन्होंने कहा आप आ जाओ। तो मैंने वहां से काम शुरू किया, लेकिन 5-6 महीने जाने के बाद भी कुछ हाथ में नहीं मिला कुछ पैसा नहीं मिला, कुछ वेतन भी नहीं मिला, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। और बाद में कुछ क्या करना सोच रहा था। वैसे में 1 साल गुजर गया और मैं फर्स्ट ईयर में था, तो फिर से उन्होंने बुलाया और बोले कि नहीं, को पगार मिलेगी और 250 रुपए महीना। ऐसे मेरी पत्रकारिता शुरू हो गई। तब से आज तक मैं पत्रकारिता में ही हूँ। मुझे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट पब्लिसिटी ऑफिसर का भी कॉल आया था, पुणे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार के भी कॉल आया था और टेलीफोन डिपार्टमेंट में भी मैं सिलेक्ट हुआ था। मुझे मेरी अपॉइंटमेंट भी हो गई थी यहाँ मालेगांव तहसील में। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं करूंगा तो पत्रकारिता ही करूंगा, इसलिए मैंने ये सब छोड़ के यही रुका और तब से आज तक करीबन 38 साल हो गए। 1982 से आज तक मैं चल रहा हूँ, पत्रकारिता कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। राजू तनपुरे जी, काफी रोमांचकारी रहा है आपका अनुभव, लेकिन आपने बताया आपको सैलरी नहीं मिली 6 महीने तक, फिर भी आप डटे रहे हैं, क्या कारण था इसका? मुझे बहुत चाहत थी। वैसे तो मैं विद्यार्थी था, वैसे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन घर में बहुत सारे अखबार आते थे। हमारे एक रिलेटिव्स पॉलिटिक्स में थे, पहले वो एमएलए रह चुके थे। तो सक्रिय राजकारण से तो रिटायर हो गए थे, लेकिन उनके लिए बहुत अखबार आते थे और मैं पहले से बहुत पढ़ता था अखबार। तो मुझे लगा कि नहीं, ये करना चाहिए, कुछ तो भी अलग है। और क्रेज था मेरे मन में कि ये करना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी कठिनाइयां जरूर हुई शुरू के काल में, लेकिन मैं डटा रहा और उसका रिजल्ट तो आप देख ही रहे हो। तनपुरे जी, आपने आपका शुरुआती का दौर काफी लंबे समय तक खेल पत्रकारिता में गुजरा है, तो जरा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो पहले मैं देशदूत में जब था तो सब जगह के मैं सब एडिटर था उस दफा, और डेस्क का काम करता था, नाइट भी करता था, ट्रांसलेशन का जॉब था, जो भी बन पड़े वो काम उस टाइम करना पड़ता था। वैसे स्पेशलाइजेशन का जमाना नहीं था वो,
जो सामने आया वो कॉपी करना है, वो करना पड़ेगा, कभी बाहर जाना हो तो बाहर जाना पड़ेगा, रिपोर्टिंग हो तो रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा सब चल रहा था। क्रिकेट में मेरी रुचि थी, मैं खुद खेलता था। तो स्पोर्ट्स में मुझे लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए, तो मैंने पढ़साद करके एक कॉलम वहाँ से चालू किया और वो बहुत साल तक, जब तक मैं वो देशदूत में था 9 साल, तो तब तक मैंने हर हफ्ते में वो एक बार मैं वो कॉलम लिखता था। वैसे मैं बाहर जाके स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म नहीं किया मैंने, रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन डेस्क में रहते ही पूरे वर्ल्ड की, जब सब टेनिस हो या क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, तो उसकी जो-जो गेम्स होते थे पूरे वर्ल्ड में, तो उसपे मैं कुछ टिप्पणियाँ करता था और वो बहुत पॉपुलर भी कॉलम हो गया है, क्योंकि थोड़ा-सा अलग अंदाज में मैं वो लिखता था। रूटीन जो लोग लिखते हैं, उससे थोड़ा अलग। जैसे एक बार विंबलडन टेनिस चल रहा था और ये जो कौन टेनिस प्लेयर है अभी मुझे याद नहीं, लेकिन वो बॉल जो रहते हैं वो अपने पैड में रखते हैं। पहले सर्विस की, वो अगर फेल गई तो दूसरा करना पड़ता है। तो 2-3 बॉल उनको अपने पैड में रखते थे। लेकिन उस दफ़ा ऐसा हुआ था कि और भूल गए रखना, उनके पास नहीं था। तो उनसे उनके हाथ से सर्विस गई। उसके लिए कुछ तो भी रूल था तब, तो मैंने उसपे अलग सा लिखा था कि बॉल तो रखने चाहिए थे, ऐसे कुछ था। लेकिन ये करते-करते मैं लोकल जो स्पोर्ट्स की अथॉरिटीज़ थी, लोकल स्पोर्ट्स के जो यूनियन थे, उनमें से उनमें जो इलेक्शंस होते थे, उनका जो पॉलिटिक्स था, उसके उसपे भी मैं लिखता था। इसलिए वो ज़्यादा लोगों को रिलेट करता था कॉलम। अगर वर्ल्ड का वो स्पोर्ट्स हो, नेशनल स्पोर्ट्स हो या लोकल स्पोर्ट्स के जो यूनियन थे, उनके पॉलिटिक्स का पे भी मैं लिखता, तो इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। ये खेल पत्रकारिता से तंदुरी जी आप राजनीतिक पत्रकारिता में कब कैसे आए, कैसा रहा ये शिफ्ट? ये आपका सही है कि बाद में मैं पॉलिटिक्स पे लिखने लगा। उस दफ़ा भी मैं लिखता था, ये स्पोर्ट्स का कॉलम था, तो वैसे मैं यहाँ जो छोटी-मोटी घटनाएँ घटती थी, उस पे मैं लिखता ही था। एक मैं जहाँ रहता था वो एरिया जो है, उस एरिया में जो भी कुछ होता था, तो उसके बारे में मैं लिखता था। लेकिन उस दफ़ा ऐसा होता था कि डायरेक्ट कुछ किसी का नाम लेके लिखना थोड़ा लोग डरते थे। हमारे एडिटर थे, वो बहुत जाने-माने पत्रकार थे और वो लिखते थे। लेकिन यहाँ के और जो 1-2 अखबार थे, वैसे नासिक में उस दफ़ा देशदूत और गांवकरी 2 ही अखबार थे और बाकी के अखबार बाहर से आते थे, मुंबई या, और लोकल गांवकरी जो डेली था वो तो बैलेंस डेली था। उनके एडिटर कांग्रेस और फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस के लीडर थे, तो उसमें कुछ आता नहीं था। और वो ये देशदूत तो डेली था, वो जैसे अपोजिशन वालों का अखबार ऐसे उसको बोला करते थे और वो एग्रेसिव जर्नलिज्म करते थे। तो उनके साथ मुझे भी ऐसा लगा कि वो ये हमारे एडिटर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल का लिखते थे, तो मैं लोकल लेवल का कुछ लिखूँ। और वो शुरू में मैंने लिखना शुरू किया, सीधा नाम लेके पॉलिटिशियंस का, लोकल भी हो तो उनका नाम लेके उन्होंने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। और कुछ इंस्टेंस ऐसे होते थे कि ये बहुत अच्छा नहीं था लोगों के बारे में। तो मैं वो डायरेक्ट लिखता था। तो उसमें से रुचि बढ़ गई, लोगों को अच्छा लगने लगा। बहुत लोगों को अच्छा ऐसा लग रहा था कि अरे भाई ये कुछ तो भी नया आदमी कुछ तो भी लिखता है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ऐसे तरह से ये शुरू हो गई। और जैसे आप बोलते हो ना, कुछ तो भी अपने जीन्स में रहता है, वैसे शायद मेरे जीन्स में वही होगा कि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा लिखूँ और उससे नाम कमाऊँ अपना। तंदुरी जी, मेरा अगला सवाल है कि ये आप राजनीतिक पत्रकारिता में इतनी सारा लिखान कैसे कर लेते हैं? जब गाँवकरी देशदूत छोड़ के मैं 2 साल के लिए लोकसत्ता एक्सप्रेस ग्रुप का लैंग्वेज डेली उसमें था। वहाँ तो कुछ कॉलम लिखने को नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जब मैं 1993 में गाँवकरी जॉइन हुआ,
तो गडकरी ये ऐसा डेली था, मैंने पहले बताया, तो वो कांग्रेस के लीडर थे और उसके बजाय किसी किसी पर क्रिटिक नहीं होता था उसमें और रूटीन जर्नल था। तो मुझे वो चैलेंजिंग लगा कि वहां जाके हम कुछ तो भी अलग करेंगे और वहां मैं जाने के बाद पहले महीने में मैंने वो कॉलम शुरू किया। उसमें शुरू में कुछ तकलीफ हुई। मालिक और एडिटर जो है वो तो कांग्रेस वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैं लिखने लगा। मैंने शुरू से ये तय किया था कि मैं व्यक्ति पे नहीं लेकिन उसकी प्रवृत्ति पे लिखूंगा। इश्यू बेस्ड जर्नलिज्म मैं करता था। तो अगर कुछ प्रोग्राम हुआ है, कुछ पॉलिटिकल इवेंट है और उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर किसी लीडर ने अनाप-शनाप बोल दिया, तो वो जो बोलने वाला था उसका ये गलत है, ऐसे लिखने का भी धाड़स कोई तब के ज़माने में करते नहीं थे। तो मैंने वो शुरू किया और राज का रंग, जिसमें मराठी में जैसे बोलते हैं पावर या फाइटिंग, ये दोनों मिलके ही राजकारण होता है। पावर के लिए फाइटिंग जो होती है। तो ये कॉलम शुरू हुआ और जो अगर कुछ गलत होता है तो मैं डायरेक्ट लोगों का नाम लेके, अगर वो एमएलए हो, एमपी हो, कुछ मिनिस्टर हो, तो और एक बात मैंने शुरू से ही बहुत ध्यान में रखी कि कोई आदमी अपने आप से बुरा नहीं होता, उसकी कुछ खूबियाँ भी होती है। अगर वो कुछ ने गलत किया तो मैं लिखता था, लेकिन अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया, तो वो भी मैं अपने ओपन हार्ट में लिखता था कि ये बहुत अच्छा काम हुआ। तो ये दोनों बातें मैं हर हफ्ते में किसी न किसी के बारे में होती थी। तो लोगों को लगा अरे नहीं ये तो कुछ बायस नहीं लोग, ये बायस नहीं है, ये अच्छे लिखते हैं, तो ये सबका और कोई भी पार्टी से मुझे कुछ परे नहीं थी। मैं सब पार्टी जो थी उनके अच्छे-बुरे, उनके लीडर्स जो भी थे और मैं मेरा ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। मैं एक अपना ये कर लिया था, ठान लिया था कि मैं कोई प्रोग्राम हो, कोई पब्लिक रैली हो, तो मैं उसमें खुद जाता था। वहाँ मेरी पोज़ीशन न्यूज़ एडिटर की थी। बाद में एडिटर भी हुआ मैं, लेकिन मैंने कभी नहीं ये नहीं छोड़ा कि मैं पब्लिक में जाके उनसे बोल के, वहाँ अटेंड करके जो फ़ील आता है वो एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल हो या किसी भी इंस्टेंस का, तो वो फ़ील करके मैं लिखता था। तो उसमें जो पब्लिक रिलेट करने की खुशबू थी, वो उसमें आती थी। इसलिए लोगों ने उसको लाइक किया और मुझे सपोर्ट किया, मैं वही लिख रहा। तो मुझे कभी भी मैंने बहुत एग्रेसिवली लिखा है, आपने तो बहुत देखा है, लेकिन एक भी बार पिछले 30-35 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी किसी ने मुझे मुझे एनीबॉडी डेयर टू हिट मी और मुझे किसी ने धमकी नहीं दी। लेकिन एक जैसे ये बोलते हैं कि एक अच्छा आदर था मेरे बारे में कि नहीं ये तो कुछ गलत नहीं कर सकता। तो शायद लोगों के बारे में भी भलाई होगी कुछ तो भी उनमें भी, तो मुझे उन्होंने सहन किया, ऐसा हम सोच सकते हैं। तत्पुरुष जी, मुझे एक किस्सा याद है जब मैं भी खुद यूएनआई में मुंबई में पत्रकार रहा होता था। और ये किस्सा है नासिक का, जहाँ की बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर नासिक में आए थे और पॉलिटिकल उस समय कोई इलेक्शन चल रहा था और वो इलेक्शन के दौर में आप एक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था कि जिसमें काफ़ी बाकी लोगों ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन आपने 4 कॉलम की स्टोरी जरूर लिखी थी। जरा वो किस्सा दोहराइए नहीं। नहीं, उस दफ़ा शिवसेना का पावर शिवसेना 1995 में पावर में आई थी और मनोहर जोशी वो नासिक में आए थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उस दफ़ा ऐसी अफ़वाहें थी, ऐसा चल रहा था कि बाला साहब विखे और राधाकृष्ण विखे, ये जो नगर डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, वो शिवसेना में आने वाले हैं। लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा था कुछ तो भी। तो मैंने उनसे सवाल किया चीफ मिनिस्टर को मनोहर जोशी जी से कि विखे पाटिल पिता और पुत्र को
शिवसेना में एंट्री के लिए नहीं, मैंने उनको कहा था कि उनकी एंट्री, एक मिनट, मैं थोड़ा याद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत वो भी खुश होते, सीएम बोले तुमने मेरे मुंह से बात निकालनी है तुमको। मैंने उनको कहा था कि अ, ये बड़े लीडरों की शिवसेना एंट्री आप कब तक रोकने वाले हो? तो उनको कुछ तो भी जवाब देना था ना, कि हम नहीं रोक रहे या वो नहीं आ रहे। तो वो भी बहुत चालाक थे। से वो तो बोले, अरे आप मेरे मुंह से खुलवा रहे हो क्या? ये तो अधिकार बाला साहब का है। लेकिन मैं एक कहता हूँ कि आपका जो सवाल है उसमें उसका रिप्लाई 1-2 दिन में तो जरूर मिल जाएगा। तो मुझे उसका ये मिल गया, मुझे न्यूज़ मिल गई कि 2 दिन में विखे पाटिल शिवसेना में जा रहे हैं। ऐसी वो बात हुई थी। आप काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स को मिले, तो आपका कैसा अनुभव रहा उनसे? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मुझे सबसे मिलने में भी बहुत मजा आता था। जब भी कोई भी लीडर नासिक में आते थे तो मैं खुद जाके उनसे मिलता था। अभी तो वो बोलते हैं आप हमें आपको हमसे मिलना है, ये बात अलग है। लेकिन उस दफा मैं सबसे मिलता था। मैं उद्धव ठाकरे से तब मिला, बाला साहब ठाकरे को मिला था, शरद पवार जी से मिला। बस पूरे सब सब लीडर ऐसे थे। यहाँ आने के बाद मैं उनसे विलासराव देशमुख जी से मिला, अशोक चौहान मिलते। तो वो तो बहुत अच्छा, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। लोग ये बहुत लगता है अपन को, लेकिन ये वेल रीडेड रहते हैं। उनको बहुत सारी ताल्लुकात रहती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, वो डिटेल्स में आपसे बात करते हैं। बाद में एक तो मुझे इंस्टेंस बहुत ये हुआ कि जब नारायण इलेक्शन 6 महीने अर्ली ले लिया उन्होंने, शाइनिंग इंडिया की वजह से। तो वो नासिक में पब्लिक रैली थी, उसके लिए उद्धव ठाकरे, नारायण राणे, ये सब लोग आ गए ताज होटल में। मैंने उनसे मुलाकात के लिए, उद्धव ठाकरे की मुलाकात के लिए टाइम मांगा था। तो मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, सब बैठे थे। यहाँ के तब के मिनिस्टर थे बबन गोलब, और लोकल कुछ 2-3 लीडर थे शिवसेना के। तो मैंने उद्धव साहब से एक क्वेश्चन किया कि क्या क्या लगता है आपको? तो उसका रिप्लाई नारायण राणे ने दिया। ऐसा 3 बार हुआ। तो बोलने ही दे रहे थे उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे तब कोई नहीं थे। पार्टी में सिर्फ बाला साहब ठाकरे के लड़के, इतना ही उनका ये था। तो और ये चीफ मिनिस्टर थे नारायण राणे। तो मैंने उनको कहा, राणे जी को, राणे साहब मैं आपका सेपरेट इंटरव्यू करेगा। आज मैं उद्धव जी का इंटरव्यू करने आया हूँ, तो उनको बोलने दो। तो वो सटक से मुझे बोल रहे कि ये तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो तो चीफ मिनिस्टर के अंडर है, और मुझे सब याद है। मैं इमीडिएटली आपको सब डेटा बताऊंगा। तो मैंने बोला वो भी बताओ, लेकिन आपको आपके पास में जब आऊंगा तब बताओ। तो बाद में जब राणे पार्टी से बाहर हो गए कुछ सालों में के बाद, तो ये एक झलक थी कि वो किसी के इसके आने वाले में थे, कंट्रोल में आने वाले नहीं थे। अपना लीडर सामने बैठे हुए होते, उसका इंटरव्यू भी करने नहीं दे रहे थे। ऐसा एक्सपीरियंस मुझे उस दफा आया था। बाद में मैंने उनसे बात की, लेकिन इंटरव्यू लिया मैंने, उनको तो शांत करके उद्धव ठाकरे जी का ही इंटरव्यू किया। जो नेशनल लीडर है उनसे भी आप मिले, तो वो थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। नेशनल में शरद पवार से मिल रहा हूँ। दिल्ली में मैं जब गया था तो वहाँ उनको मिला था। नेशनल लीडर प्रमोद महाजन से मिला हूँ। नेशनल की बहुत ज्यादा नहीं लीडर उससे मिल पाया, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमारा सब जर्नलिज्म था। यहाँ जो आते थे उनसे बात होती थी, लेकिन ज्यादा नेशनल लीडर से नहीं बात हो पाई। जो महाराष्ट्र के लीडर जो नेशनल में ले गए थे, उनसे ही बात हुई थी। तत्पुरे जी, आपने जो शुरुआत की जर्नलिज्म को, आज 4 दशक हो गए उसको, आज आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या लगता है कैसा बदलाव आया है जर्नलिज्म में?
मैं जब पीछे देखता हूँ तो मुझे खुद पे बहुत गर्व होता है कि मैंने बहुत कष्ट किया है। उस शुरू में तो 16-16, 18-18 घंटे मैं काम करता था। डेस्क में हो या रिपोर्टिंग हो, और पढ़ता भी मैं बहुत था। बहुत सारे अखबार पढ़ता था। जो ज्ञान बटोरना हो किसी भी क्षेत्र का, वो मैं करता था। अ, इसकी वजह से तो आज कुछ बन पाया हो ऐसे मुझे लगता है। आज की जर्नलिज़्म में मुझे बड़ा दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी कष्ट करने की तैयारी किसी में नहीं है। ये इंस्टेंट का ज़माना हो गया है। लोग नए पत्रकार आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत आकर्षण उनको रहता है, प्रिंट में आते हैं लेकिन अ, उनको ऐसा लगता है कि चलो आए और फटाक से किसी के बारे में लिख दिया। ये जो सब अटैक होते हैं, तो उसका कारण ही एक ही है कि पहले तो अपने क्रेडिटेबिलिटी कुछ तो भी आपने करनी चाहिए कि आप 2-4 साल, 5 साल, 10 साल काम करो, और बाद में आपको एक अधिकार प्राप्त होता है कि आप किसी को कुछ कहो या उसको कुछ शिक्षा दो। पहले आपने कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, और ऐसा भी होता नहीं, कोई कष्ट नहीं करता। और जो एनालिसिस रहता है उसके लिए एक ऐसा आपको आपका स्वभाव होना चाहिए को आप दोनों तीनों तरफ से उस एक्शन को, उस घटना को परखना चाहिए, और उसमें से कुछ तो भी एक निष्कर्ष निकाल के वो लिखने के लिए एक्सपीरियंस ही काम आता है। लेकिन उस पे रुकने के लिए कोई तैयार नहीं है। और लैंग्वेजेस में तो इतना बुरा हाल है कि एक तो वोकैब्युलरी ठीक नहीं है, पढ़ते नहीं इसलिए अच्छी भाषा नहीं होती है। मिक्स भाषा में लोग बोलते हैं तो वही उनके राइटिंग में भी आती है। राइटिंग में तो जो प्रमाण भाषा बोलते हैं वही आनी चाहिए। तो ये सब खामियाँ अभी के जर्नलिज़्म में है, और बहुत इंस्टेंट उनको बड़ा होना होता है। बातें करते हैं लोगों से तो बहुत एरोगेंटली करते हैं। जैसे पत्रकार हुए तो मानो उनके कुछ पर आ गए हो, और किसी को भी कुछ तो भी बोलते। मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं जो मुझे कुछ कहने के लिए आए, अगर ऑफिस में बैठा हो और कुछ तो भी गलत कुछ न्यूज़ आई हो, उसके लिए लोग बहुत एग्रेसिव मोड में आए। लेकिन मैंने कभी किसी को गलत तरीके से से कैटर नहीं किया। मैं उनको बहुत शांत तरीके से, जो अगर कुछ चूक हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए मैंने माफ़ी भी माँगी है, और लोगों को बोला है कि नहीं आप शांत रहो, मैं ये कर लूँगा। तो अभी ऐसा नहीं होता। लोग अगर कोई किसी के बारे में कुछ उनकी लिखते हो, तो उनका भी राइट होता है कि उनकी बाजू आपकी तरह कोई आपके सामने रखे, और उसका भी आपने कुछ तो भी लिहाज़ करना चाहिए। लेकिन ये आज होता नहीं, तो इसके लिए बड़ा दुःख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो अरोगेंसी है, कुछ सीखने की चाह भी नहीं है। ये तो सब ठीक नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। तत्पर जी, धन्यवाद कि आपने काफ़ी समय दिया और ये श्रृंखला का पहला इंटरव्यू आज हमने पूरा कर लिया। धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी, आपने भी मुझे पहले चुना, इसलिए आपका भी मैं बहुत तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। अगले हफ्ते हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर होंगे और एक नए पत्रकार के साथ, और सुनेंगे उन्हीं से कि क्या उनके रहे अनुभव पत्रकारिता से।